हेलो एवरीवन। आज अपनी इस चर्चा में हम हिस्ट्री के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीएससी में आए हुए थे उसकी चर्चा करेंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि कैसे हम टेस्ट सीरीज के द्वारा इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज कौन से क्वेश्चन हैं और हम उसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह है, ना तो सिकंदर महान और ना ही नेपोलियन, आधार के तौर पर पांडिचेरी से शुरू करके और एक ऐसी शक्ति से उलझकर जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुए थे, भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे। ये 2006 में क्वेश्चन आया है। इसमें कहा गया कि अगर सिकंदर महान भी होता या नेपोलियन भी होता तो भी वह पांडिचेरी से शुरू करके जिसने बंगाल से शुरू किया है उसे नहीं जीत सकता था। यह क्वेश्चन 2006 में आया। उसके बाद देखिए, भारत की चाबी को मद्रास से खोलने की भूल एक मौलिक खोलने की जो भूल थी वो एक मौलिक भूल भूल हुई, जिसे क्लाइव ने प्रयास किया और उसे बंगाल में पाया। मतलब क्या है कि मद्रास से जो डुप्ले ने खोलने का प्रयास किया था भारत की चाबी को, वह एक भूल थी। और जबकि क्लाइव ने जब प्रयास किया तो उसे कहाँ पाया? बंगाल में पाया। ये कथन जब कर्नाटक का युद्ध हुआ था तो जे आर मैरियत ने, किसने? तो जे आर मैरियत ने कहा था कर्नाटक के सेकेंड वार के बाद, कर्नाटक का जब दूसरा युद्ध हुआ था तो उसके बाद मैरियत ने ये कथन दिया था। तो मैरियत, इसका मतलब है कि हमें कर्नाटक के युद्ध के बारे में पता होगा और फिर हम इस क्वेश्चन को देख सकेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा पर टिप्पणी कीजिए। ये 2016 में आया यूपीएससी में। नेक्स्ट है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कर्नाटक में फ्रांसीसी संघर्ष ने दक्षिण भारत में प्रांतीय छत्रपों की आंतरिक नीति को प्रदर्शित कर दिया? यहाँ पर है कि कर्नाटक में जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ उसने भारत में दक्षिण दक्षिण भारत में क्या था, प्रांतीय जो शासक थे उनकी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। प्रांतीय शासक थे, उनकी स्पष्ट नीति और पॉलिसी सभी को क्या किया, नीतियों को और उनकी कमजोरियों को प्रदर्शित कर दिया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डुप्ले ने पहली बार भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करके विस्तृत राज्य क्षेत्र पर राजनीतिक संघर्ष नियंत्रण प्राप्त किया। इस तकनीकी को बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपयोग किया और सविस्तार व्याख्या कीजिए। 2020 में अब आप देखिए कि जो क्वेश्चन 2020 में आया, अगर हमने 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व किया होता तो हम बहुत आसानी से उसे कर सकते थे। इसी प्रकार अगर हमने 2019 के क्वेश्चन को कर लिया होता फिर भी हम 2020 के क्वेश्चन को करने में सक्षम होते। और उसके साथ ही अगर ये 2006 का क्वेश्चन कर लिया जाए तो 2013 के क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसी आवश्यकता को देखकर हमने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है जिससे हम जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी के आए हों उसके मॉडल आंसर को रेडी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास होगा कि ये सभी जो स्टेटमेंट है, जो बातें और जो क्वेश्चन है वो कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड है। हमें पता है कि भारत के इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। 3 हुए थे जो 46 से स्टार्ट हुए थे, 1746 से स्टार्ट हुए थे और ये 46 से स्टार्ट होकर यहाँ 1763 तक गया था। तो 3 कर्नाटक युद्ध जो हैं उन्हीं के बीच में हम देखेंगे कि कैसे क्षेत्रीय साम्राज्य की कमजोरियों को फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा ने दिखा दिया था। फिर कैसे क्या कमजोरियां थी जिसके कारण ये युद्ध जो है डुप्ले के पक्ष में चले गए और ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो डुप्ले भी समाप्त हो गया और ब्रिटिश कंपनी को क्या हुआ, एक नई नीति मिल गई भारत के साम्राज्य में स्थापना के लिए। तो इससे पहले कि हम इन क्वेश्चनों को देखें और इनके आंसर्स को, हम देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध कैसे कैसे हुआ। तो हम जानते हैं, पहले हम टॉपिक को समझेंगे फिर उससे रिलेटेड ये जितने क्वेश्चन है मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था
वो 1746 से स्टार्ट होता है और 1748 1748 में एंड होता है। अच्छा, इसमें जो मुद्दा था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था। मीन्स क्या था कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी और जो फ्रांसीसी कंपनी थी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी का विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा चल रहा था। किसका? फ्रांसीसी कंपनी का। हमने देखा था कि 13वीं शताब्दी में भी 100 वर्षों का युद्ध चला था, किसमें? फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच। उसके बाद क्या हुआ था? फिर 1756 से लेकर 63 तक भी इनके मध्य क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध चला था। किसके? ब्रिटिश कंपनी के मध्य और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य। तो 100 वर्षों का इनका युद्ध और सप्तवर्षीय युद्ध इस बात का गवाह है कि ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में प्रतिस्पर्धा चलती रही। इसी प्रतिस्पर्धा के तहत क्या हुआ? ऑस्ट्रिया में शासक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी थी वो भारत में आमने सामने आ गई। वो आमने सामने आ गई और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो अंग्रेजी अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट ने क्या किया कि फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लिया और पकड़कर उन पर अधिकार करना चाहा। तो बदले में जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने क्या किया कि मॉरिशस से लाभ उड़ाने से सहायता मांगी और उसके बाद दोनों कंपनियां आपस में संघर्ष करने लगी। इस संघर्ष का परिणाम हुआ कि तो जो भारत में कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने हस्तक्षेप किया और अनवरुद्दीन के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर 1746 में सेंट टॉमे की लड़ाई होती है। सेंट टॉमे की लड़ाई में अनवरुद्दीन बुरी तरह पराजित हो जाता है, जबकि जबकि अनवरुद्दीन की 10,000 सेना थी और सामने फ्रांसीसियों की एक बहुत छोटी सेना थी। बावजूद इसके अनवरुद्दीन की सेना पराजित होती है। और उधर ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य एक्सला-शापिल की संधि हो जाती है और इसी एक्सला-शापिल की संधि के साथ भारत में कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है और यहाँ पर दोनों के मध्य लगभग बराबरी की स्थिति थी, कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाँ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अगर सेकेंड कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1749 से प्रारंभ होकर 1754 तक कर्नाटक का दूसरा युद्ध चलता है। अच्छा, अभी तक तो हमने देखा कि अनवरुद्दीन की सेना प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेना की कमजोरी साबित हुई थी, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ कि भारत की जो राजनीति है, भारत की राजनीति की खोखलेपन को सामने ला दिया। तो क्या हुआ? राजनीतिक विफलता सामने दिखी। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो जाती है। हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के बाद यहाँ पर उत्तराधिकार का एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। उत्तराधिकार के प्रश्न में क्या होता है कि जो अब निजाम थे, निजाम के पुत्र और पुत्र का पुत्र मुजफ्फर जंग, ये दोनों क्या हुआ? आमने सामने हो गए। तो हमने देखा कि जो है पुत्री का पुत्र था मुजफ्फर जंग, वो और इनके पुत्र निजाम के पुत्र एक दूसरे से उत्तराधिकार का संघर्ष करने लगे। फिर कर्नाटक में भी कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई कि कर्नाटक में भी नवाब की मृत्यु हो गई और मोहम्मद अली का पुत्र और चंदा साहब, बहनोई चंदा साहब, ये संघर्ष की स्थिति में व्याप्त हो गए। अच्छा, डुप्ले ने इस स्थिति को बहुत बारीकी से देखा और डुप्ले ने इसका फायदा उठाना चाहा। उसने क्या किया? उसने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का पक्ष लिया और कर्नाटक में क्या हुआ? चंदा साहब का पक्ष लिया। कर्नाटक में क्या किया? चंदा साहब का पक्ष लिया और इसमें क्या हुआ? 1749 में अनवरुद्दीन मारा गया। तो हमने देखा कि कर्नाटक में क्या था? अनवरुद्दीन की मृत्यु होती है और डुप्ले के समर्थित चंदा साहब क्या होते हैं? चंदा साहब नवाब बन जाते हैं। अब चंदा साहब के जैसे ही नवाब बन जाते हैं कर्नाटक का, वैसे ही फ्रांसीसी कंपनी को 80 गांव पांडिचेरी और हैदराबाद में बहुत बहुत गिफ्ट के रूप में धन प्राप्त होता है। इधर क्या हुआ? हैदराबाद, अगर हम इधर कर्नाटक से तो इसे मिल ही गया। फिर हम देखते हैं कि हैदराबाद में क्या हुआ?
हैदराबाद में नासिर जंग तत्कालीन तो पराजित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद नासिर जंग निजाम बन जाता है, और इसने भी डुप्ले को बहुत सारे गिफ्ट दिए। डुप्ले को क्या करते हैं, बहुत सारा धन देता है, जिससे क्या हुआ कि ये महत्वाकांक्षा बढ़ गई। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश ने भी हस्तक्षेप किया, और ब्रिटिश हस्तक्षेप के साथ फिर दोनों कंपनियां आमने सामने हो जाती हैं, और इसमें फिर से डुप्ले और ब्रिटिश कंपनी आमने सामने हुई, और फिर इसके साथ ही जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अच्छा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जैसे ही समाप्ति होती है, वैसे ही डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। अब फ्रांस वापस चले जाने के बाद और उस पर आरोप लगते हैं कि उसने अनैतिक नीति का अनुसरण किया। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध हम देख लेते हैं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 63 तक संपन्न हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 तक चलता रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है 22 जनवरी 60 में। 1760 में हुआ, अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध होता है, जो पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त होगा। अच्छा, युद्ध का परिणाम ये रहा कि 1761 में ब्रिटिश का पांडिचेरी पर अधिकार हो गया, और वहां पर जब सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में समाप्त होता है, तो पेरिस की संधि के साथ यहाँ भी युद्ध समाप्त हो जाता है। अब जब पेरिस की संधि होती है, तो उसमें पांडिचेरी फ्रेंच को वापस, मतलब फ्रांसीसी कंपनियों को वापस तो जरूर कर दिया जाता है, लेकिन इन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से वंचित कर दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि आप राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केवल एक व्यापारिक कंपनी बनकर रहेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए, उसमें शुरुआत डुप्ले के द्वारा किया तो गया था, लेकिन अंत में ब्रिटिश कंपनी एक बड़ी विजय की ओर बढ़ जाती है। अच्छा, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। कर्नाटक का युद्ध ये कहने के लिए था कि फ्रांसीसी और ब्रिटेन के मध्य है, लेकिन इसके परिणाम इतने प्रबल हुए क्योंकि एक बड़ी कंपनी की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, और ब्रिटिश कंपनी का भारतीय शासन में राज का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कर्नाटक युद्ध के क्या क्या परिणाम हुए। इसके परिणाम हुए कि एक प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। इनके आपसी, मतलब किसके, जो भारतीय शासक थे, उनके आपसी विवादों को स्वहित में प्रयोग करने की नीति प्रारंभ हो गई थी। फिर कंपनी की भारत में विजय का मार्ग भी अब क्या हुआ, प्रशस्त हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी अब कमजोर हो गई थी। कंपनी की महत्वाकांक्षा भी उच्च कोटि पर थी, क्योंकि हैदराबाद और कर्नाटक में अचानक ही उनकी विजय ने उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया था। फिर फ्रांसीसी कंपनी क्या हुआ, पतन की ओर चली गई। अच्छा, साथ ही साथ भारतीय शासकों की कमजोरियों को भी स्पष्ट कर दिया। क्या हुआ कि भारतीय शासकों की कमजोरियां स्पष्ट हो गई। आगे हम देख सकते हैं कि इसी समय जब तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था, तो 61 में पानीपत के तृतीय युद्ध के साथ मराठा की समाप्ति हो जाती है। जब मराठे समाप्त हो गए और 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा फ्रांसीसी भी खत्म से हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में जब मराठा जो बड़ी चुनौती दे रहे थे, उनकी उनकी समाप्ति, और इधर फ्रांसीसी कंपनी जहां पर डुप्ले जैसे शासक बड़ी चुनौती दे रहे थे, इन दोनों की समाप्ति के बाद ब्रिटिश कंपनी को एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है। और डुप्ले की नीति का प्लासी, क्या जिसको हमने क्या देखा कि अब जब ये राजनीतिक शून्यता मिलती है, तो इसी डुप्ले की राजनीतिक हस्तक्षेप की जो नीति थी, उसे हम प्लासी के रूप में प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि कैसे इसी नीति का प्रयोग करके भारतीय राजनीति में ब्रिटिश कंपनी ने अपने 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 विजय की श्री गणेश किया था। आइए, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। हमने देखा कर्नाटक के 3 युद्ध कैसे रहे, कैसे दोनों कंपनियां आमने सामने रही और कैसे इनकी विजय हुई। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे कि साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा पर टिप्पणी कीजिए।
तो इसमें हम बताएंगे कि कैसे डुप्ले ने क्या किया था, कर्नाटक में हस्तक्षेप किया था, हैदराबाद में हस्तक्षेप किया था, और हस्तक्षेप करके कैसे इसने अब विजय जो शासक थे उन्हें पराजित किया और वहां पर अपने शासकों की स्थापना करता है। बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनी के हस्तक्षेप के बाद इन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने एक क्षण अपनी क्या किया, क्षेत्रीय साम्राज्य की महत्वाकांक्षा पूरी की थी। और एक महत्वाकांक्षा ही पूरी नहीं हुई थी, दूरगामी परिणाम ये हुआ कि इसी नीति पर ब्रिटिश कंपनी ने अपने विजय का इतिहास लिख दिया। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए, क्या आप इस बात से सहमत है कि कर्नाटक फ्रांसीसी संघर्ष ने दक्षिण भारत में प्रांतीय क्षत्रपों की आंतरिक नीति को प्रदर्शित किया? मतलब क्या हम इस बात से सहमत होंगे कि जो कर्नाटक के युद्ध थे वो दक्षिण में जो क्षेत्रीय शासक थे उनकी वीकनेस को जो है स्पष्ट कर दिया? तो हाँ बिल्कुल। आइए देखते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन 2019 में आया था। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो देखिए, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन एक लिया कि भारतीय पृष्ठभूमि में हुए 3 कर्नाटक युद्ध, जहां एक और ब्रिटिश कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के संघर्ष का प्रतीक बना बना वहीं भारत के इतिहास में शासकों की कमजोरियों को भी उजागर किया। जब हमने इंट्रोडक्शन लिखा तभी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन की डिमांड पूरी की कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष ने दक्षिण भारत में प्रांतीय की शासकों की आंतरिक अवनति को प्रदर्शित किया। अब हमें ये बिल्कुल नहीं लिखना है इसमें कि कर्नाटक का युद्ध कैसे हुआ, कैसे इसके परिणाम रहे, हम इस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें यूपीएससी में सबसे बड़ी बात होती है कि हम क्वेश्चन की डिमांड को समझे। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रांतीय शासकों की कमजोरियों को इन्होंने कैसे डिफाइन कर दिया, हमें ये बात स्पष्ट करनी है। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेंट टोमे की लड़ाई हुई थी, सेंट टोमे का युद्ध था, उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो हैदराबाद में और कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष था, इन दोनों घटनाओं की चर्चा करते हुए ये तलाशना पड़ेगा कि कैसे आंतरिक अवनति को प्रदर्शित किया। तो इसी संदर्भ में जब हमने एक इंट्रोडक्शन लिखा तो लिखा कि भारतीय पृष्ठभूमि में हुए कर्नाटक युद्ध, जहां एक ओर ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी का संघर्ष प्रतीक बना, वहीं भारतीयों में शासकों की कमजोरियों को भी उजागर किया। मीन्स एक तरफ तो इनके संघर्ष को बता ही रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर शासकों की कमजोरियों को भी स्पष्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं कि शासकों की कमजोरी। हमने तीनों कर्नाटक युद्ध देखे, तीनों कर्नाटक में हमने देखा कि कैसे सेंट टॉमी की युद्ध में अनवरुद्दीन हार जाता है और कैसे चंदा साहब और मुजफ्फर जंग सब एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। अब इस प्रश्न का जब हम आंसर लिखें तो हमें डायरेक्ट उसके परिणामों को नहीं लिखना है, न युद्ध की चर्चा करनी है। हम कैसे लिख सकते हैं, युद्ध विजय के लिए आवश्यकता। तो हमने एक एनालिसिस किया कि आखिर कोई भी जो युद्ध होगा उसमें किस चीज की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ी क्या बात होती है कि सबसे पहले एक राजनीतिक इच्छा शक्ति। राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में अगर हम देखें तो जो भारत में शासक थे, अनवरुद्दीन ने ठीक है एक बार सामने आकर युद्ध जरूर किया और उन्होंने एक प्रबल इच्छा शक्ति को दिखाया, लेकिन जब उनकी 10,000 सेना फ्रांसीसी सेना के सामने असहाय नजर आती है तो ये कमजोर इच्छा शक्ति को प्रकट कर देता है। सशक्त नेतृत्व। अच्छा, जब हम देखेंगे कि सत्ता के लिए भारत के ही शासक नवाब एक दूसरे के समक्ष खड़े हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में एक कमजोर नेतृत्व का ही प्रतीक बन गया। क्यों? क्योंकि सत्ता भी स्थापित करने के लिए भारतीय शासक क्या कर रहे थे, ब्रिटिश कंपनी का सहारा ले रहे थे। किसका? तो ब्रिटिश कंपनी का। वो सेल्फ के बल पर अपनी सत्ता भी नहीं ले सकते थे। ये बताता है कि भारत में नेतृत्व कितना कमजोर था, जैसा कि हमने हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के युद्ध में देखा। हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद है सही रणनीति। अब रणनीति, जहां डुप्ले जैसे शासक क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी नीति की हमारे
विवादों को भी अपने स्वहित में ले रहे हैं, वहां हमारे पास एक रणनीति की ही कमी है। कभी हम देखता, और अगर इसी रणनीति पर देखें तो ब्रिटिश कंपनी की जो रणनीति थी, उसने क्या किया कि कर्नाटक में सेकंड कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय के बाद भी उन्हें पराजय के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ क्या थी, शासकों की एक कुशल रणनीति की कमी भी प्रकट हो गई। इसको हम कह सकते हैं कि जहां एक और भारतीय शासक क्या कर रहे थे, स्वहित में लड़ रहे थे और बिना किसी रणनीति के आ रहे थे केवल सत्ता के लिए, वहीं ब्रिटिश कंपनी ने ऐसी दूरगामी रणनीति का प्रयोग किया जिसने क्या किया कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में क्या किया कि पूरी सत्ता को ही, पूरे जो है विजय के परिणाम को ही बदल कर रख दिया था। इससे हम क्या रणनीति को भी दिखा सकते हैं। सशक्त सैनिक बल की आवश्यकता, ये भी हम दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से सेंटोमे के युद्ध में फ्रांसीसी सेना के सामने भारतीय सेना विवश नजर आई थी। फिर उच्च कोटि के हथियार, तो हमने देखा कि युद्ध के लिए क्या क्या, राजनीतिक इच्छा शक्ति, सशक्त नेतृत्व, सही रणनीति, सशक्त सैनिक बल, उच्च कोटि के हथियारों की आवश्यकता होती है। अगर कर्नाटक युद्ध में हम इन तथ्यों को तलाशने की कोशिश करें तो प्रत्येक घटना के द्वारा हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन में क्या किए कि जो उसकी डिमांड थी कि भारतीय शासकों की अवनति कैसे दिखी, हम इन तथ्यों पे दिखा सकते हैं। लास्ट में हमने लिखा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी की संधि ने जहां एक ओर फ्रांसीसी शक्ति को समाप्त कर दिया, वहीं दूसरी ओर भारतीय शासकों की समाप्ति का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि अब ब्रिटिश कंपनी के सामने यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि कैसे भारतीय शासकों को समाप्त किया जा सकता है। इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम एक टॉपिक को अच्छे से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कैसे हमने यूपीएससी के 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इसमें सॉल्व करने की जो हमारी रणनीति है वो यही होगी कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आगामी क्वेश्चन कैसे पीछे पूछे जा सकते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। जिससे क्या होगा कि हम एक आंसर के सॉल्व के साथ हमारे पास कुछ फॉर्मेट होंगे, कुछ मॉडल आंसर जो होंगे, जिससे हम अपनी नेक्स्ट परीक्षा में अपने को बहुत सहज महसूस कर पाएंगे। इसी प्रयास के तहत ये टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, जिसमें हम वीकली लगभग आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और उस 10 क्वेश्चन के बाद हम 2 लाइव क्लास में आएंगे जूम के द्वारा और फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे और आपको इसी तरीके से टॉपिक क्लियर करने के बाद आंसर का फॉर्मेटिंग भी कराएंगे, जिससे आपके पास कुछ मॉडल आंसर हो जाएंगे और उस मॉडल आंसर के तहत आप क्या अपनी तैयारी को और सशक्त कर सकेंगे। धन्यवाद।